हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 8 में पूछे गए क्वेश्चंस की बात करेंगे। टेस्ट नंबर 8 जो है वो उप सहसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर का टेस्ट था और इस टेस्ट में आपसे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे गए जो एक एक अंक के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। चलिएगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है NiCl4-2 का चुंबकीय आघूर्ण है ना। आपसे क्या पूछा है? NiCl4-2 का चुंबकीय आघूर्ण पूछा है, चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण। तो याद कीजिएगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का। इसे हम चक्रण मात्र फॉर्मूला कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण का, √n+2, जहाँ पे n जो है वो होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हमें निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा जो इस संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन है ना, केंद्रीय धातु परमाणु है निकल, और निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d8-4s2। फिर आप इसमें निकल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालिएगा, तो निकल की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, तो निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d8। अब देखिएगा NiCl4-2 में जो लिगेंड है ना वो है दुर्बल, और दुर्बल लिगेंड जब उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तो होता नहीं है, तो 8 इलेक्ट्रॉन अपन नॉर्मल जो तरीका है हमारा उससे भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बताइएगा कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे? 2। तो n का मान आप 2 रखिएगा। तो इस फॉर्मूले में जब आप n का मान 2 रखोगे तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। 4 गुणा 2 कितने हो गए? 8, और 8 का जो रूट होता है वो होता है 2.82। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2.82। ठीक है, समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा ये जो Cl है ना यहाँ पर, ये दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड जो होता है उसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता। तो आप सबसे पहले इसमें निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिएगा, फिर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालिएगा। निकल की ऑक्सीकरण अवस्था +2 आएगी, फिर निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा। निकल +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 3d8 होगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरिएगा, तो आपके पास में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसका मतलब n का मान 2 हो गया। फिर म्यू के फॉर्मूले में n का मान 2 रखोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 2.82। क्वेश्चन नंबर 2 है NiCN4-2 का संकरण है। NiCN4-2 का क्या पूछा है आपसे? संकरण पूछा है। तो संकरण VBT के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इस संकुल आयन में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है बताओ? +2। तो निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे। तो निकल +2 का भी आपको बताया था 3d8-4s0। अब ये जो Cn है ना ये है प्रबल लिगेंड। कैसा लिगेंड है? प्रबल। साइनो जो लिगेंड्स होते हैं या साइनाइडो जो लिगेंड्स होते हैं वो प्रबल होते हैं। तो VBT के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने आपको बताया था। ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, आगे हम लिख देंगे 4p, ये हो गया आपका 4p है ना। वापस से बना देता हूँ। ये तो हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, और आगे आप 4d भी बना लीजिएगा, चाहे काम आए या नहीं आए है ना, ताकि वो प्रैक्टिस में आ जाता है उससे। ये 3d, ये 4s, ये 4p और ये 4d। अब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब लिगेंड कैसा है बताओ? लिगेंड जो आपका है वो प्रबल लिगेंड है। लिगेंड कैसा है? प्रबल। और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा है ना। तो आप इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर दोगे। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कैसे करोगे? देखो 8 इलेक्ट्रॉन को युग्मित करते हुए भरोगे, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार से आपको भरने होते हैं है ना। आप संबंधित वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो इसमें 8 भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बताओ समन्वय संख्या कितनी है? 4। तो कितने खाली कक्षक लेओगे आप? 4 खाली कक्षक लेओगे।
कितने खाली कक्षक लेने हैं? 4। तो वापस से बढ़ता हूँ, देखो ये तो हो गया 3D, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, है ना, ये सॉरी ये हो गया 4p, है ना। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं इसके अंदर? 8, और युग्मित करते हुए भरोगे क्योंकि लिगेंड कैसा है, लिगेंड कैसे हैं, प्रबल है। तो देखो ये हो गए अपने 8 इलेक्ट्रॉन। अब कितने खाली कक्षक चाहिए आपको? 4। क्यों? क्योंकि समन्वय संख्या कितनी है? 4। तो 4 खाली कक्षक ले लो, एक तो D आ जाएगा, एक S आ जाएगा और 2 क्या आ जाएंगे? P। तो संकरण हो जाएगा DsP2, संकरण क्या हो जाएगा? DsP2। तो सही उत्तर हो जाएगा D। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का संकुल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का संकुल नहीं है? तो आपको ये जो संकुल आयन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको ऐसा संकुल ज्ञात करना है, पहचानना है जो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का नहीं है। इसका मतलब वो प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, और प्रतिचुंबकीय होने का मतलब है कि उसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 की यदि हम बात करें तो इसमें टाइटेनियम +3 है। तो बताओ टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3D14S2। तो टाइटेनियम +3 का क्या हो जाएगा? टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D14S2, 3D14S2। तो बताओ टाइटेनियम +3 का क्या हो जाएगा? 3D0, है ना, 3D0। इसका मतलब D में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, FeCN6-3, FeCN6-3। ये देखो Fe का जो विन्यास होता है वो होता है 3D6-4S2, और Fe इसमें कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है बताओ? +3 में है। तो विन्यास हो जाएगा 3D5, और 3D5 का मतलब आपको 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, और युग्मित करते हुए भरोगे ना, क्यों युग्मित करते हुए क्यों भरोगे? क्योंकि Cn कैसा लिगेंड है? प्रबल लिगेंड है। तो देखो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया, इसका मतलब ये अनुचुंबकीय होगा, है ना। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर C की। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3D5-4S1। क्रोमियम +3 का विन्यास हो जाएगा 3D3, है ना। एक इलेक्ट्रॉन S से और 2 निकल गए D से, तो 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 1, 2 और 3। तो इसका मतलब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी क्या हो गया? अनुचुंबकीय हो गया। चौथा ऑप्शन है कोबाल्ट। कोबाल्ट का संकुल है CONH3 तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D7-4S2। तो कोबाल्ट +3 का हो जाएगा 3D6-4S0, और D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। NH3 कैसा लिगेंड है? प्रबल। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? युग्मित हो गए। सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? युग्मित। इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, है ना, अनुचुंबकीय नहीं होगा। पहला ऑप्शन वापस से देखिएगा, है ना। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D24S2, सॉरी मैंने गलत बता दिया। तो टाइटेनियम +3 का हो जाएगा 3D1, है ना। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसका आंसर D होगा, है ना। कौन सा आंसर होगा? D। पहला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। टाइटेनियम का होता है 3D2 होता है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3D1 बचेगा। संकुल आयन FeCN6-3 का IUPAC नाम है। तो देखिएगा इसका IUPAC नाम होगा हेक्सासाइनिडो फेरेट थर्ड आयन। हेक्सासाइनिडो फेरेट थर्ड आयन, है ना। किस प्रकार लिखा जाता है सब कुछ सिखा रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्न में से प्रबलतम लिगेंड है। तो बताइएगा, आपको मैंने
आपको मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी याद करवाई थी, है ना, जब हमने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ा था। उसमें एक श्रेणी आई थी जिसका नाम था स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। और याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जिलेटो को पानी से प्यार, नाश्ता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबिया, है ना। उस श्रेणी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ये कह रहा है सबसे प्रबलतम लिगेंड है, तो Cn- जो होता है वो सबसे प्रबलतम होता है। हालांकि इन चारों ऑप्शंस में Cn- है, Cn- से भी एक प्रबल होता है जिसका नाम CO होता है, लेकिन CO इसके अंदर है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, Cn- आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विक लवण की परिभाषा लिखिए व इसका एक उदाहरण लिखिए। तो द्विक लवण क्या होते हैं? वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं परंतु गलित अवस्था या जलीय विलयन में अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं, स्थायी, और गलित अवस्था या जलीय विलयन में अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार के जो योगात्मक यौगिक होते हैं उनको कहा जाता है द्विक लवण। इसका एक उदाहरण है, तो आप फिटकरी का उदाहरण लिख सकते हैं, K2SO4 डॉट Fe2SO4 का होल थ्राइस डॉट चॉइस H2O। ये फिटकरी या एलम जो होता है वो एक द्विक लवण होता है। इसके अलावा एक कार्डिनलाइट भी होता है, KCl MgCl2 6H2O। इसके अलावा एक मोल लवण भी होता है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O, है ना। 3 होते हैं, 3 में से कोई सा भी एक आप लिख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक त्रिदंतुक लिगेंड का उदाहरण एवं इसका नाम लिखिए। तो देखो, त्रिदंतुक लिगेंड का एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, डाईएथिलीन ट्राईएमीन, है ना। ये एक त्रिदंतुक लिगेंड है। सूत्र होता है CH2 NH2 NH CH2 NH2। इसमें देखो एक दाता परमाणु तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो ये त्रिदंतुक लिगेंड हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, उभयदंतुक लिगेंड की परिभाषा लिखिए व एक इसका उदाहरण लिखिए। तो उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन एक समय पर केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ता है, उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे Cn- है ना। तो इसमें अगर कार्बन जुड़ेगा, इसमें 2 दाता परमाणु, एक कार्बन और एक क्या है, नाइट्रोजन है। तो कार्बन जुड़ता है तब तो इसे हम कहते हैं साइनो या साइनिडो, और जब नाइट्रोजन जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं आइसोसाइनो या आइसोसाइनिडो, ठीक है। इसके अलावा एक NO2- भी होता है जिसको हम नाइट्राइटो या नाइट्रो कहते हैं, है ना। SCN भी होता है ना, थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, FeCO5 संकुल यौगिक का IUPAC नाम लिखो। इसका नाम हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल आयरन। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, 0। पेंटा कार्बोनिल आयरन और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, 0। क्वेश्चन नंबर 10 है, VBT के आधार पर FeCN6- का संकरण क्या होगा। तो संकरण होगा D2sp3, है ना। प्रबल लिगेंड है, समन्वय संख्या 6 है, तो संकरण D से शुरू होगा, D2sp3, और संरचना हो जाएगी अष्टफलकीय। कैसी हो जाएगी,
अष्टफलकीय। तो संरचना ज्ञात करनी है और संकरण क्या हो गया D2sp3। CFT के अनुसार संकुल यौगिकों में धातु व लिगेंडों के मध्य किस प्रकार का बंधन होता है, नाम लिखिए। तो याद रखिएगा बच्चों, CFT के अनुसार संकुल यौगिकों में धातु व लिगेंडों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिसे हम आयनिक बंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बंध। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। CFT के अनुसार संकुल यौगिकों में धातु व लिगेंडों के मध्य किस प्रकार का बंधन होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध। अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का केवल चित्र बनाइए। तो ये चित्र मैं आपको बना के बता देता हूँ। वैसे मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा रखा है कि जब अष्टफलकीय संकुल का निर्माण होता है तो जो डी कक्षक होते हैं धातु के, वो दो भागों में टूट जाते हैं, T2G और EG, है ना। ये बेरी सेंटर हो गया। बेरी सेंटर से EG की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और T2G की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब EG की कितनी इंक्रीज होती है? +0.6 डेल्टा O, और T2G की कितनी डिक्रीज होती है? -0.4 डेल्टा O। T2G और EG के बीच का ऊर्जा अंतराल क्या कहलाता है? डेल्टा O कहलाता है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये डायग्राम बना के बता रखा है। आपको अगर बहुत अच्छे से इसको देखना है तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने CFT आपको पढ़ा रखी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन है किलेट प्रभाव क्या होता है? किलेट प्रभाव क्या होता है? क्वेश्चन क्या है बच्चों कि किलेट प्रभाव क्या होता है? तो किलेट प्रभाव क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले किलेट लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए। जब कोई बहुतंतुक लिगेंड अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु का उपयोग करके केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ता है तो एक वलय का निर्माण होता है। इस वलय को किलेट वलय और लिगेंड को किलेट लिगेंड कहा जाता है। और किलेट लिगेंड युक्त जो यौगिक होते हैं ना, वो अधिक स्थायी होते हैं। याद रखिएगा, किलेट लिगेंड युक्त यौगिक अधिक स्थायी होते हैं। इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं? किलेट प्रभाव कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे ये है COEN3 का होल थ्राइस +3, एक है CONS3 6+3। तो इन दोनों में ज़्यादा स्थायी ऊपर वाला होगा, नीचे वाला क्या होगा? कम, क्योंकि इसमें किलेट लिगेंड है। EN एक ऐसा लिगेंड है, किलेट लिगेंड। चतुष्फलकीय संकुल सदैव उच्च चक्रण संकुल के होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो CFT के आधार पर सॉल्व होगा। चतुष्फलकीय संकुल सदैव उच्च चक्रण संकुल क्यों होते हैं? तो देखिएगा, इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं, चतुष्फलकीय संकुल जो होते हैं उनमें जो क्रिस्टल क्षेत्र विपटन ऊर्जा होती है डेल्टा T, उसका मान हमेशा युग्मन ऊर्जा से क्या होता है? ज़्यादा। डेल्टा T का मान हमेशा P से क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा नहीं, कम होता है। P का मान हमेशा क्या होता है? ज़्यादा। किससे? डेल्टा T से। P का मान डेल्टा T, P क्या है? युग्मन ऊर्जा। P का मान डेल्टा T से हमेशा ज़्यादा होता है, या फिर मैं कहूँ डेल्टा T का मान P से क्या होता है? कम, जिस कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता। और इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो आपको पता है कौन से संकुल बनेंगे? उच्च चक्रण संकुल। नोट्स में आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा। EDTA-3 का पूरा नाम लिखो। तो इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाइएमाइन। अब देखो आवेश -3 है तो ट्राई एसीटेटो होगा, ट्राई एसीटेटो। याद रखना ट्राई। अगर -4 होता तो टेट्रा एसीटेटो होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 15। तो इसी के साथ ये पेपर अपना सॉल्व हो गया है। चलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।